सो वेलकम बैक गाइस। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और माय डियर, ये जो क्वेश्चन है क्लासरूम क्वेश्चन है, ये मतलब असाइनमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, दे आर जस्ट क्लासरूम क्वेश्चन कि मैंने जो पढ़ा आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनके मैं कोई आपको पीपीटी नहीं दे रहा हूं, सिंपली मैं ही स्टेटमेंट दिखा करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर चैप्टर कंप्लीशन के बाद, जैसे क्योंकि एमटी में ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, शुरू के 2-3 चैप्टर तो ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं। तो हम इनके कंबाइन ही देखेंगे 10-15 क्वेश्चन की एक पीपीटी में आपको दिखाऊंगा। पीपीटी सिर्फ इसलिए ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने रहे, रादर देन मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रहेगी, सॉल्यूशन हम करेंगे साथ में। सो आइडिया, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ लोड के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपके सामने रख रहा हूं, आई एम गोइंग टू शो यू दैट हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स है, ये 3 इंटरकनेक्टेड बीम्स है। ओके माय डियर, these are 3 interconnected beams जिनमें इसका नाम है AB, इसका नाम BC और इसका नाम CD। ओके ओके, चलिए माय डियर देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा ऐसे P के बराबर, और एक फोर्स ऐसे लगा Q के बराबर, और आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ AB, BC और CD के लिए P और Q क्या है। P और Q क्या है। सो भाई जहां तक AB की बात है, अब आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शन देखने बताया मैंने। एक सिंपलीफिकेशन के लिए हम मान लेते हैं कि AB का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा सर्कुलर होगा, और ऑब्वियसली बात है जो AB मैंने ब्लैक वाली दिखाई है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है। अगर आप इस फोर्स P को देखो, इफ यू आर गोइंग टू सी दिस फोर्स P, तो ये जो फोर्स P है ना माय डियर, ये इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। कोई भी फोर्स क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड, शॉर्ट फॉर्म में TSL। और क्योंकि वो इस AB लाइन पे टच कर रहा है, मतलब वो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो है ही, और लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के मतलब सेंट्रोइड या सीजी से पास कर रहा है, तो ये कौन सा ट्रांसवर्स शियर लोड हुआ, डायरेक्ट। तो आप बोलोगे सर P for AB is डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड। इसी तरह आप Q को देखो, तो Q जो है वो CG और सेंट्रोइड से पास भी कर रहा है, क्योंकि AB लाइन CG और सेंट्रोइड से मिलकर ही तो बनी है, तो इससे पास भी कर रहा है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ AB के परपेंडिकुलर भी है, क्रॉस सेक्शन ऑफ AB के परपेंडिकुलर भी है। सो माय डियर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ AB के परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल फोर्स है, और क्योंकि सीधी और सेंट्रोइड से पास कर रहा है, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स जो सीधी और सेंट्रोइड से पास करे, ऐसे फोर्स को हम एक्सियल लोड बोलते हैं। सो आई विल से दैट Q इज गोइंग टू बी एन एक्सियल लोड। बट फिर हम बात कर रहे हैं BC की, यू नो द क्रॉस सेक्शन ऑफ BC इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और अगर ऐसा आप Q को और P को देखोगे, तो BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो यही है ना भाई, BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो यही है। तो अगर आप P को देखोगे तो P BC के पैरेलल है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो फोर्स पैरेलल होते हैं, वो शियर लोड होते हैं। अब अगर ये सेंट्रोइड से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी शियर लोड होते हैं, एक्सियल होते हैं, क्या होते हैं, फिर से सोच लो एक बार। मैंने आपसे कहा BC लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, P फोर्स इसके पैरेलल है, जो फोर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है वो क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर कोई फोर्स क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो वो कैसा फोर्स है, नॉर्मल। बट माय डियर, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या सीजी या सेंट्रोइड से पास नहीं कर रहा, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स जो सीजी और सेंट्रोइड से पास नहीं करे, और ये BC जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इसके ऊपर ये जो सीजी और सेंट्रोइड है वो यही पॉइंट होगा ना, तो ये पॉइंट फोर्स P जो है ये अगर इससे पास कर रहा होता तो ये एक्सियल लोड होता, पर ये इससे पास नहीं कर रहा बल्कि इससे कुछ डिस्टेंस पर है, तो माय डियर इसको बोलोगे ये है तो नॉर्मल, पर कौन सा नॉर्मल, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो आप बोलोगे P जो BC के लिए है वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। और अगर आप Q की बात करो, तो Q आप देख रहे हो किसी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक चीज होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे एक 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 फोर्स ऐसे है, तो इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन होता है, और इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप इस फोर्स को कहीं भी लेके जा सकते हो, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप इस फोर्स को कहीं भी लेके जा सकते हो।
और अगर ऐसे आप इस फोर्स को कहीं भी लेकर के जा सकते हो तो Q की लाइन ऑफ एक्शन यही तो होगी, और इस लाइन ऑफ एक्शन के लोग हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप Q को इधर ऐसे बना दो तो भाई ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के ऑब्वियसली दिख ही रहा है, पैरेलल है। परपेंडिकुलर होता तो ऐसे होता, ये तो पैरेलल है। तो ऐसे फोर्स जो पैरेलल हो कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स शीयर लोड। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल आर आर ट्रांसवर्स शीयर लोड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल आर नॉर्मल लोड्स। ओके यस, तो ये ट्रांसवर्स शीयर लोड है और ये तो इस सीजी और सेंट्रोइड से पास भी कर रहा है। और ये पूरी एक्सिस सीजी और सेंट्रोइड से बिल्कुल बनी है, तो क्योंकि सीजी और सेंट्रोइड से पास करो तो कैसा टीएसएल है, डायरेक्ट। सो यू विल से दैट इट इज डायरेक्ट टीएसएल। ओके एंड माय डियर, हम बात करते हैं सीडी की। मान लेते हैं सीडी का भी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही है, और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं ये पी का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, तो अगर आप इस पी को ऐसे बना रहे हो माय डियर और इस क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है वो, और क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के लोग फोर्स को कहीं भी लेके जा सकते हैं, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखा है, इट इज सेड टू बी द थ्योरम ऑफ ट्रांसवर्सिबिलिटी। तो माय डियर जो फोर्स पी है ये इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल मतलब, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल मतलब ट्रांसवर्स शीयर लोड, और ऑब्वियस सी बात है इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सीधी और सेंट्रोइड से पास कर रही है, तो डायरेक्ट टीएसएल होगा। तो P फॉर CD इज डायरेक्ट टीएसएल। ओके अब Q की बात करते हैं। अभी जो Q फोर्स है ना माय डियर, ये CD मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस CD है इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये नॉर्मल है, पर माय डियर ये CG और सेंट्रोइड से कुछ डिस्टेंस पर है। अगर ये CG और सेंट्रोइड से पास करता तो ये एक्सियल लोड हो जाता, पर क्योंकि ये दूरी पर है तो ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड होगा। ओके माय डियर, तो आपको एक बात बता देता हूं, अगर ए लोड parallel to cross section, it is transverse shear load, and this parallel to cross section TSL passes through CG or centroid. It is said to be direct TSL. If not, eccentric TSL. और जब मैं बोल रहा हूं पर लोड, इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन ओनली। अगर लोड का लाइन ऑफ एक्शन भी पास कर रहा है तो उसको मैं वही कंसीडर करूंगा। लोड मींस लाइन ऑफ एक्शन ओनली। ओके एंड माय डियर, सिमिलरली if a load is perpendicular to cross section and parallel to longitudinal axis, it is normal. If passes through centroid, it is axial. If not, it is eccentric axial. Okay my dear, this is one question. दो क्वेश्चन और देखेंगे हम ऐसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। दैट इज रिलेटेड टू अ वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज ए गियर। तो माय डियर ये गियर है, और आपको अच्छे से पता है गियर में ये अडेंडम सर्कल होता है, ये होता है अडेंडम सर्कल, ये होता है डिडेंडम सर्कल और रूट सर्कल। कुछ लोग इसको बेस सर्कल बोलते हैं जो बिल्कुल गलत है। बेस सर्कल गियर की स्पेसिफिक गियर की टर्मिनोलॉजी ही नहीं है। बेस सर्कल इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ इन्वॉल्यूट गियर। मतलब जब तक मैं ये ना बोलूं कि गियर इन्वॉल्यूट है तो बोल ही नहीं सकते बेस सर्कल होता क्या है, और तब भी बेस सर्कल वो नहीं होता जिसको तुम बोल रहे हो। बेस सर्कल इज वेरी डिफरेंट थिंग। सो माय डियर, उसके बाद ये वाला जो सर्कल है इसको क्या बोलते हैं, पिच सर्कल। तो ये जब डिजाइन ऑफ गियर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पिच सर्कल और ये सब डिडेंडम रूट बेस सर्कल क्या होते हैं। सो माय डियर, अगर हम बात करें तो यहां पर एक फोर्स ऑब्वियसली जो आ रहा होता है वही होता है, दिस इज नेट फोर्स कमिंग। ओके यहां पे एक फोर्स आ रहा होता है, और ये जो नेट फोर्स अब वो कैसे आ रहा होता है उसमें भी नहीं जाना, कैसे आ रहा है उसमें आप टॉप में जाओगे और इसकी कंपोनेंट्स को सोल्व करना वो हम एमडी में सीखेंगे। और यहां पर हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि ये आ गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा। आप जानते हो गियर किस पे लगे होंगे, शाफ्ट के ऊपर। तो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, जब मैंने गियर ऐसे बनाया है तो शाफ्ट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, इसके ऊपर ऐसे गियर लगा हुआ है। अब माय डियर, मैंने आपसे कहा कि ये अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस बनाए, इफ यू मेक एन एक्सिस हियर, अगर हम एक एक्सिस यहाँ पर बना लेते हैं लाइक दिस,
इस तरीके से। तो ये जो एंगल है ये फाई है, इसको प्रेशर एंगल बोलते हैं। सो माय डियर, इस एफ नेट के ना दो कंपोनेंट होंगे, इस एफ नेट के होंगे दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होगा ये जिसको आप बोलोगे एफ टी, और एक कंपोनेंट होगा ये जिसको आप बोलोगे एफ आर। ओके, तो जो एफ आर है उसको बोलते हैं रेडियल फोर्स, जो एफ टी है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और जो एफ नेट है इसको बोलते हैं नेट फोर्स। ओके, तो एफ आर को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एफ आर इज एफ नेट साइन फाई, एफ टी इज एफ नेट कोस फाई। ओके, यस, पर हमारा डिस्कशन इस पे नहीं है। मेरा डिस्कशन बस इतना है कि मैं ये जानना चाहता हूं ये जो एफ आर है और एफ टी है ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं शाफ्ट की जिंदगी में, और क्या रोल प्ले कर रहे हैं गियर टीथ की जिंदगी में। तो अगर हम शाफ्ट की बात करें माय डियर, तो ये शाफ्ट के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, और ये होगा शाफ्ट का सीजी और सेंट्रोइड। सीजी और सेंट्रोइड। सो माय डियर, ये जो फोर्स एफ आर है, अगर हम इस एफ आर को देखें तो इस एफ आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इफ यू आर गोइंग टू सी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ आर, तो ये एफ आर जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी नहीं जा सकते, तो एफ आर तो यहीं आ गया। तो आप देख पा रहे हो एफ आर जो है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट की, क्या भाई ये क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट की तो है, इस क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट के पैरेलल है, पैरेलल और सेंट्रोइड से पास कर रहा है। पैरेलल मतलब टीएसएल, पासिंग मतलब डायरेक्ट। तो आप बोलोगे शाफ्ट के लिए एफ आर इज डीटीएसएल, शाफ्ट के लिए एफ आर इज डीटीएसएल। एफ टी को देखो, एफ टी इज गोइंग लाइक दिस, तो नो डाउट अबाउट दैट क्रॉस सेक्शन भी तो वो पैरेलल ही है, क्योंकि इसकी लोकल एक्सिस तो ऐसे होने वाली है। तो क्रॉस सेक्शन के लिए पैरेलल है, मतलब ये शियर लोड है, बट माय डियर सीजी और सेंट्रोइड से कुछ डिस्टेंस पर है, इट इज एट सम रेडियस आर और सम पिच सर्कल डायमीटर बाय 2, इतने डिस्टेंस पे है। तो इसको बोलेंगे इसेंट्रिक टीएसएल, इट इज नथिंग बट इसेंट्रिक टीएसएल। सो माय डियर, इसेंट्रिक है तभी तो शाफ्ट को घुमा पा रहा है, क्योंकि इसेंट्रिक टीएसएल जो ट्विस्टिंग कपलर प्रोवाइड करते हैं। अब माय डियर सिमिलरली अगर आप टीथ के लिए देखोगे तो मैं आपको बता दूं, जो गियर टीथ होता है, गियर टीथ को कैंटिलीवर बीम मान करके डिजाइन करते हैं, और इसका डिस्कशन हम देखेंगे डिजाइन ऑफ स्पर गियर के अंदर। तो कैंटिलीवर बीम कैसे फिक्स होती है, हम ऐसा मान लेते हैं कि गियर फिक्स है, असली में फिक्स होता नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। एंड माय डियर, अगर आप टीथ पे ध्यान से देखोगे तो दो फोर्स ऐसे आ रहे हैं, एक फोर्स ऐसे आ रहा है व्हिच इज एफ आर, एक फोर्स ऐसे आ रहा है व्हिच इज एफ टी। तो अगर आप इसको कैंटिलीवर बीम इमेजिन कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, फिर आप समझ जाओगे एफ आर क्या है और एफ टी क्या है। ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। तो एफ आर जो है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और सीजी और सेंट्रोइड से पास कर रहा है। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, सीजी सेंट्रोइड से पास मतलब एक्सियल। सो माय डियर, एफ आर फॉर टीथ इज गोइंग टू बी एक्सियल। एफ टी को देखो तो ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, और सीजी और सेंट्रोइड से पासिंग है। सो माय डियर, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन मींस टीएसएल, सीजी और सेंट्रोइड से पासिंग मतलब डायरेक्ट, so you will say it is direct TSL. सेकंड क्वेश्चन इज ओवर। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर एप्लीकेशन है माय डियर। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्लासरूम क्वेश्चंस है, ठीक है, इस टॉपिक के। तो माय डियर, मेरा काम आपको बहुत अच्छे से तैयार करना हर तरह के क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज ओके, हियर देयर इज अ रोड एंड लीवर, जैसे जनरेटर में होता है, हमने देखा होगा जनरेटर चलाने के लिए आप ऐसे इस पे फोर्स लगाते हो और ये घूम जाता है, तो एक रोड है और एक लीवर है।
दिस इज AB एंड दिस इज BC, और AB और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ये कनेक्शन कुछ ऐसा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहलाता है इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस 90 डिग्री, और इस पे फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली ये घूम जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ये है, और मैंने आपको कहा इस पे दो फोर्स लगे हैं, एक फोर्स इस पे लगा है ये जो कि P है, और एक फोर्स लगा है इस पे ये जो कि Q है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि AB और BC के लिए ये P और Q क्या है? What are these P and Q for AB and BC? So my dear, अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं AB और BC के लिए क्या है, तो जो फोर्स P और Q है, ये P है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ AB के परपेंडिकुलर है। क्रॉस सेक्शन ऑफ AB के परपेंडिकुलर का सीधा 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 मतलब है कि ये नॉर्मल फोर्स है, और आपको पता है ये CG और सेंट्रोइड से पास भी तो कर रहा है, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स तो एक्सियल फोर्स कहलाते हैं। सो P for AB is going to be axial force। और इसी तरह Q को देखो तो ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है और CG और सेंट्रोइड से पास कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट टीएस। ओके माय डियर, अब कहानी थोड़ी सी और अच्छी होती है, और वो ये है कि Q क्या होगा, P क्या होगा BC के लिए। अब BC का क्रॉस सेक्शन तो ऐसे है, लाइक दिस। ओके, सो माय डियर, अगर आप देखेंगे जो P फोर्स है, P इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ये रही, तो अपनी लाइन ऑफ एक्शन में अगर ये ऐसे बनेगा तो ऑब्वियसली इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ही तो हो गया। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल CG और सेंट्रोइड से पास कर रहा है, क्योंकि ये एक्सिस उसके CG और सेंट्रोइड से तो बनी है। तो माय डियर, पैरेलल मतलब TSL, CG से पासिंग मतलब डायरेक्ट, तो सीधा सीधा लिख दो P for BC is डायरेक्ट TSL। अब माय डियर Q को देखो, Q यहां, अगर Q यहां होता तो ये भी DTSL होता, पर आपको पता है इन दोनों के बीच में एक लेंथ गैप आ गया जो कि किसके बराबर है? AB के बराबर। तो अगर ये फोर्स यहां होता, अगर ये Q, तो ये होता डायरेक्ट TSL, CG से पासिंग क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। पर अब ये क्या है? CG से नॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, तो ऐसे फोर्स को आप लेंगे इसेंट्रिक TSL। और वैसे भी माय डियर, इसेंट्रिक TSL जब तक आएगा नहीं तब तक ये घूमेगा कैसे? क्योंकि इसेंट्रिक TSL इकलौता लोड है जो कि कपल देता है, कौन सा वाला? ट्विस्टिंग। आपको याद होगा यहां फोर्स लगाऊंगा तो इसको घुमा रहा है ना, क्यों घुमा रहा है? क्योंकि इसके लिए इसेंट्रिक TSL, इसेंट्रिक TSL जो ट्विस्टिंग कपल प्रोड्यूस करते हैं। सो माय डियर, थ्योरी देखने के बाद ही आपको चीजें सारी क्लियर होंगी, न्यूमेरिकल्स बिना थ्योरी के अटेम्प्ट होने वाले नहीं है। सो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब माय डियर, कुछ और कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट यूनिट के हम देखने वाले हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डिजाइन क्राइटेरिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और टाइप्स ऑफ डिजाइन, जैसे सेफ डिजाइन एंड फेयर डिजाइन। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट अंडर स्टैटिक लोडिंग। चलिए देखते हैं आगे। सो गाइस, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजाइन, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्राइटेरिया, बट उन सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो माय डियर, चलिए देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। लेट अस, ओके, नो इश्यूज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, माय डियर, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पहले तो डेफिनेशन लिख रहा हूं, हाउ इट इज डिफाइंड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्मा फेलियर टू द सिग्मा परमिसिबल। ओके, ये होता है फैक्टर सेफ्टी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा परमिसिबल इज डिफाइंड एज सिग्मा फेलियर डिवाइडेड बाय फैक्टर। And my dear, sigma failure is SYT for ductile material, it is SUT for brittle material, it is SE for fatigue loading. SYT is yield strength of material, SUT ultimate strength of material, and SE is the endurance strength of material. इस पे हम fatigue loading में आएंगे, अभी के लिए भूल जाओ उसको। सो माय डियर, इसको समझने के लिए ऐसा मानते हैं, मान लो आपके वॉलेट के अंदर 12,000 रुपए है। योर वॉलेट इज अगेन 12,000। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नील कब होगे? नील मतलब बिल्कुल नंगा, मतलब बिना पैसे के कब हो जाओगे? जब 12,000 रुपए खर्च हो जाए। तो आपका जो पैसे के बिना होना है उसको मैं फेलियर मान लेता हूँ। तो आपके पास 12,000 रुपए। ओके, जब 12,000 रुपए है तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आपके पास है, जो आपसे ले लिया जाए तो आप नंगे हो जाओगे, मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगा।
एंड माय डियर, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप जानते हो कि आपको जरूरत के समय कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है कभी-कभी, और कभी-कभी अरेंज नहीं हो पाते, और आपको पता है आगे आने वाली लाइफ में जो आपकी जरूरत है वो 3000 रुपए की है, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है नहीं, जैसे कोई फॉर्म भरना हो जाता होता थोड़ा अगर पैसे नहीं तो आपने सोचा उसके 3000 में संभाल के रख लो, कोई टेस्ट कराना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आपने क्या किया, इसमें से 3000 सेव कर दिए आपने अपने वॉलेट से, या आपके वॉलेट का बैलेंस था, आपने इस वॉलेट में से 3000 रुपए निकाले और 3000 रुपए निकाल करके चोर पॉकेट में डाल दिए। अपने वॉलेट में एक ऐसी पॉकेट होती है ना जो हमारे से किसी को नहीं पता होती, उसमें पैसे छुपाते हैं, तो ये आपने रख दिया। ये आपने किसके लिए रखा, अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, जैसे आपने रखे, आपके पास है तो 12,000, पर वो दिख कितने रहे, 9,000। अब किसी को भी दिखेंगे कितने, 9,000। आपको पता है 12,000, दिख कितने रहे, 9,000। तो परमिशन मतलब आप कितना परमिट कर रहे हो खर्च करना खुद को, 9,000 रुपए। ठीक है आपके पास कितने, 12,000। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज जो आपके पास है, जितने आप खर्च होने दे रहे हो, it is factor of safety, and it is provided to give some safety, some reserve money or some reserve strength to the material, which is nothing but sigma failure minus sigma purpose. It is said to be the reserve strength, reserve strength. Okay, reserve strength. Okay dear, this is something known as reserve strength. Sigma reserve is sigma failure minus sigma purpose. Okay dear, so this is something said to be the factor of safety my dear. इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसको हम बोलते हैं कुछ रिजर्व स्ट्रेंथ है। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, रिजर्व स्ट्रेंथ। सो दिस इज समथिंग डिफाइंड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड रिजर्व स्ट्रेंथ। सो माय डियर, दिस इज व्हाट वी हैव डिफाइंड इट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली रिजर्व स्ट्रेंथ देने के लिए होती है, खुद को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। अब प्रश्न ये है कि जो फैक्टर सेफ्टी हमने डिफाइन किया है, मतलब ये समझो आप फेल हो रहे थे 12,000 पे, पर आप मान के चलो 9,000 पे हो रहा हूं, तो ऐसा करने से आपने अपने आप को रिजर्व मनी दे दी 3,000 रुपए की। ठीक है, तो ऐसा मान के आपने खुद को रिजर्व स्ट्रेंथ दे दी अगर आप फैक्टर सेफ्टी ले रहे हो। ठीक है, जैसे मटेरियल फेल हो रहा है 500 के ऊपर, हम अगर फैक्टर सेफ्टी 2 का ले रहे तो हम क्या मान रहे हैं, कितने में फेल हो रहा है, 250 के ऊपर। भाई अगर 250 हमें लग रहा है कि परमिसिबल स्ट्रेस है, तो हम उसी हिसाब से लोडिंग देंगे कि इससे कम रहे। असली में फेलियर 500 पे है, पर हम 250 को ही फेलियर पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो ऐसा करने से हम अपने आप को सेफ ही तो रखेंगे भाई, है ना, ऑब्वियस सी बात है 12,000 रुपए, मान के चल रहे 9,000 रुपए, तो खर्चा 9,000 को देख के होगा, तो ऑब्वियसली आपके पास फायदा है, आपको 3,000 तो बचे रहेंगे सेफ्टी के लिए। अब बात है इस फैक्टर सेफ्टी की जरूरत क्या है, इतनी सेफ्टी हम क्यों रखना चाहते हैं भाई, ये करना क्यों चाहते हैं। तो भाई जरूरतें बहुत सारी। सबसे पहली जरूरत जो फैक्टर सेफ्टी के वो है बेसिकली अनरियलिस्टिक assumptions also, unrealistic assumptions of strength of materials. My dear, what do you mean by unrealistic assumption of strength of materials? इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ऐसी assumption जो सच नहीं है। आप लोगों को शो में आपने पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने देखा है, पहली assumption जो होती है वो क्या होती है, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, जबकि दुनिया का कोई मटेरियल परफेक्टली होमोजेनियस आइसोट्रोपिक नहीं होता। मटेरियल साइंस में मैंने आपको डिराइव भी करके बताया था कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं। माय डियर, सेकंड असम्पशन अगर हम बात करें, सेकंड असम्पशन मटेरियल की ये होती है, सोम की ये होती है कि लोडिंग जो है वो रहेगी हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड, कभी-कभी लोडिंग इंपैक्ट भी हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर मैंने बोला लोडिंग ग्रेजुअली अप्लाइड है, ग्रेजुअली अप्लाइड का मतलब है फोर्स हमेशा 0 से 5 तक धीरे-धीरे बढ़ेंगे, फिर एकदम से, मतलब एकदम से नहीं बढ़ेंगे, धीरे-धीरे बढ़ेंगे। जैसे 0 से 5 तक अगर आप वेरिएशन देखोगे तो ऐसा रहेगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग इज दिस, देन इट विल बिकम लाइक दिस। इसका मतलब धीरे-धीरे, मतलब फोर्स जैसे शुरू हुआ अभी 0 है, फिर 1 बार, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कांस्टेंट। सो अगर आप सोचो जब आप चलते हो अपने फर्श पर घर पर, तो क्या आप ऐसे चलते हो, पहले आपने टच किया तो 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3, ऐसे अब तो भागते हो, कभी-कभी तो पार्टी तो डांस भी करते हो। तो आप जब वो फोर्स लगा रहे हो, जब कूद रहे हो जो छत के ऊपर, आपको क्या लगता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग है? बिल्कुल नहीं, वो कैसी लोडिंग है, इंपैक्ट लोडिंग। कभी आपने सोचा है कूदते हुए छत गिर गई तो? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है डिजाइन इंजीनियर ने अच्छे से डिजाइन किया, हमारे कूदने से छत नहीं टूटेगी। क्यों? द रीजन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फाइनली की सोम की तो असम्पशन है कि लोडिंग ऐसी है
सो में आपने जो भी डिराइव किया इस assumption को लेके किया है, बट असली में लोडिंग ऐसी नहीं है। कभी कभी लोडिंग इंपैक्ट भी होगी, बट आप जानते हो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपके फर्श का, क्योंकि डिजाइन इंजीनियर हैज कंसीडर्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो हमने कहा फेलियर होगा 500 पर, मशीन डिजाइनर को सेव करते हुए कहा 200 पर मान के चलते हैं। तो 200 पे मान के चले, असली में 500 पे हो रहा है, तो माय डियर आप जो लोडिंग क्राइटेरिया इंपैक्ट लगा भी रहे हो तो उसके लिए रिजर्व स्ट्रेस है ना, रिजर्व स्ट्रेस है ना मटेरियल के पास। हाँ यस, तो माय डियर दिस इज अनरियलिस्टिक assumption ऑफ सोम। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि आपने जो झूठ बोले हुए हैं सोम के अंदर, क्योंकि आपने अगर मटेरियल को रिजर्व स्ट्रेंथ दी हुई है तो रिजर्व स्ट्रेंथ से होगा क्या कि हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग मानते हुए अगर निकाल रहे हैं स्ट्रेस आ रही है 300, असली में आ रही होगी 400, पर हमें पता फेलियर कितने पर है 500 में। समझ रहे हो, तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेफ। मतलब अगर 100 बोल रही है स्ट्रेस 300 आएगी, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस 300 से ज्यादा आ रही होगी बिकॉज़ ऑफ इंपैक्ट पार्ट इन द लोडिंग। आ रही है 400, तो हमने पहले ही मान के चला मटेरियल किसमें फेल हो रहा था 500 में, हमने मान के चला चलो 450 में फेल हो रहा था, तो हमने पहले ही 50 का रिजर्व स्ट्रेंथ मटेरियल को दे दिया, और 400 450 से कम है तो मटेरियल आपका क्या रह गया सेफ, क्योंकि असली में फेलियर यहां पे हो रहा था। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और तो में क्या क्या झूठ बोले, आपने कहा कि भाई जो हमारा मटेरियल है या कंपोनेंट है वो प्रिज्मेटिक है, प्रिज्मेटिक मतलब पूरी लेंथ में क्रॉस सेक्शन जब ऐसा नहीं होता। शाफ्ट देखो उसके अंदर कीवेज होते हैं, शाफ्ट की क्रॉस सेक्शन देखो तो उसके अंदर ऐसे कीवे होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कीवे? कीवे अगर यहां पे की जॉइंट लगाने के लिए तो क्रॉस सेक्शन तो चेंज हो गया ना, शाफ्ट के हर पूरी लेंथ में कीवे थोड़ी होता है, थोड़े से पार्ट में होता है, तो थोड़ी सी लेंथ में क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा ऐसे, बाकी पूरी लेंथ में कंप्लीट रहेगा। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रिज्मेटिक नहीं रहेगा शाफ्ट। तो इस शो में जो भी झूठ बोले उन सबका हर जाना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, समझ गए। सेकंड इज बेसिकली अननोन लोडिंग कंडीशन। क्यों फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए भाई, क्यों लेके चल रहा है बैंक बैलेंस, क्योंकि हमें नहीं पता जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, उन उतार चढ़ाव के लिए खुद को तैयार करने के लिए सब करते हैं। So my dear, second is unknown loading condition. What do you mean by that unknown loading condition? My dear, लिफ्ट में जाओ लिखा होता है not more than 10% with 68 kg each. आप 11वें पर्सन वेट 80 kg है, हम नहीं सोचते 11 है तो क्या होगा, लिखा होगा लिखा रहे, हमें क्या, हमें तो जल्दी पहुंचना है। क्यों इतना विश्वास क्यों कि लिफ्ट नहीं टूटेगी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी माय डियर। बस में देख रहे हो 50 की सीट बनी है, 150 लोग ऑलरेडी है, फिर भी हम 151 में हम उठा के चल देते हैं, हमें पता है कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? डिजाइन इंजीनियर हैज टेकन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यस माय डियर। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई डेरिवेशन या फॉर्मूला आपको देगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आप डिसाइड करते हो भाई आपको अपने बैंक में कितना बैलेंस रखना है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी बताएगा आपको, आपको पता है आपकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उसके हिसाब से यू विल डिसाइड योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें पता है 50 की बस में 150 लोग जाने हैं, तो हम बस को उस हिसाब से डिजाइन करेंगे 200 में बैठ जाए तो कुछ ना बिगड़े, फैक्टर सेफ्टी विल बी 4। यही बस अगर कनाडा में जा रही है, उनको पता है उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है, त्योहार में भी पूरी बस नहीं भरती, दे विल कंसीडर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्रॉम 1 to 2 ओनली। यस, कंट्री टू कंट्री इट वेरीज। सो माय डियर दिस इज अननोन लोडिंग कंडीशन, समझ रहे हैं। थर्ड, और ऐसा आपको दिवाली के समय में नजारा दिख जाएगा, कभी कभी बस और ट्रेन के रिजर्वेशन नहीं हो पाते, घर तो जाना ही होता है दिवाली पे, नहीं जाएंगे तो घर वाले बख्शेंगे नहीं, भाई फिर कर क्या रहा है तो दिवाली पे घर जाना है, टिकट नहीं हो पाई, इमरजेंसी में जा रहे हैं बस ट्रेन पे लटक के, अब जब जा रहे हैं तो देखो ओवरलोडेड होती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कंसीडर्ड। सो माय डियर ऐसा नहीं कि हम जाहिल हैं, हमें पता नहीं है इस बात का मतलब कि 10 से ज्यादा बंदे लिफ्ट में नहीं होने चाहिए, 100 से ज्यादा बस में, हमें सब पता है। बट माय डियर क्या करें, हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, we need to manage somewhere. Okay, so my dear third part is, this is second was unknown loading condition, third is my dear I this is stress concentration, और इसका जिक्र मैं अगले टॉपिक फटीग लोडिंग में करूंगा तो उस समय में आपको समझ आएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। फोर्थ इज सम एनवायरमेंटल कंडीशंस, इसका भी जिक्र हम बाद में करने वाले हैं, तो इसके बारे में भी अभी बात नहीं करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन, ओके माय डियर। तो इधर फैक्टर सेफ्टी, अब मैं आपको दो तरह के डिजाइन क्राइटेरिया और दो तरह के डिजाइन्स बताता हूं। सबसे पहले डिजाइन क्राइटेरिया को देख लेते हैं। लेट अस सी द टाइप्स ऑफ डिजाइन। सो माय डियर, एक होता है सेफ डिजाइन और दूसरा होता है फेल डिजाइन। अब आप बोलेंगे सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ठीक तो हुआ,
सेफ डिजाइन होता है। फेल क्या होता है? फेल होने के लिए कौन डिजाइन करता है? माय डियर, आप, मैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर ही ऐसा करते हैं। हम सेफ्टी के लिए भी डिजाइन करते हैं और फेलियर के लिए भी डिजाइन करते हैं। माय डियर, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक सेटअप है ये, और ये जो सेटअप है वो प्रोडक्शन में मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड है। ये मेरे पास एक शीट है, ये डायरीज है, और माय डियर आई वुड लाइक टू से हियर वी आर हैविंग अ पंच। आपको पता है इस वाली चीज को हम क्लियरेंस बोलते हैं। ओके, तो जब ये पंच इस शीट से पास करता है तो पंच क्रिएट्स होल इनटू दिस शीट। तो माय डियर, जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो देखो, पंच इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑनटू द शीट, and by Newton's third law of motion, sheet is going to apply exactly the same force in the opposite direction onto the punch. तो माय डियर, शीट के ऊपर जो फोर्स लगता है, शीट उतना ही फोर्स पंच पे लगा देती है। तो माय डियर, फोर्स शीट पे भी लग रहा है और उतना ही फोर्स पंच पर भी लग रहा है। पर आपको पता है हर ऑपरेशन में फेल कौन हो रहा है? शीट। पंच क्या ले रहा है? सेव। रीजन बीइंग माय डियर, क्योंकि अगर हर ऑपरेशन के बाद आपको पंच ही चेंज करना पड़ेगा तो फिर आप मूर्खता भरे काम कर रहे हो। भाई एक बार डिवाइस टूट गई, एक बार शीट टूट गई, तो फिर हर ऑपरेशन में नए नए पंच लाओगे कहां से? फिर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। सो माय डियर, शीट का डिजाइन जो है वो आपने फेलियर के लिए किया है, और पंच का डिजाइन आपने सेफ्टी के लिए किया है। तो जब आप बात करोगे फेल की, फेल का मतलब होता है जो आने वाली स्ट्रेस है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, दैट शुड बी मोर देन सिग्मा परमिसिबल। जितने आपने परमिट किया उससे ज्यादा आनी चाहिए। और आपको पता है सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है? इट इज गिवन एज सिग्मा फेलियर बाय सिग्मा फेलियर बाय एन। तो आप लिखोगे इसमें जो आने वाली स्ट्रेस है उसको ज्यादा होना चाहिए सिग्मा फेलियर बाय एन से। एंड माय डियर, आप जानते हो फेल तो मटेरियल तभी होगा जब सिग्मा इंड्यूस बड़ी होगी सिग्मा फेलियर से। वो कब होगा? जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू, बल्कि इक्वल्स भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फॉर दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी लेस देन 1। मतलब फेल डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से छोटा होता है, जबकि पंच के अंदर जो आने वाली स्ट्रेस इंड्यूस है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। दैट इंड्यूस्ड स्ट्रेस शैल बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा फेलियर बाय एन। और आपको पता है कि रियलिटी तो ये है कि सिग्मा इंड्यूस्ड शैल बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा फेलियर। तो मैं बोलूंगा भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी मोर देन और इक्वल टू। समझ गए? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेफ डिजाइन और फेल डिजाइन में किसमें फैक्टर सेफ्टी 1 से छोटा होता है, किसमें फैक्टर सेफ्टी 1 से बड़ा। तो भाई मेन मुद्दा तो मेरा यही है कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस फेलियर से बड़ी होगी तभी तो फेल होगा, और इंड्यूस्ड स्ट्रेस फेलियर से कम होगी तभी तो सेफ रहेगा। बट माय डियर, इसको लिखा मैंने डिफरेंट तरीके से है ताकि आपको समझ आए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें बढ़ती हैं। आपको ओके, पूरा समझ आ गया तो बेस्ट है, तो ये पॉइंट तो आना ही चाहिए। ये मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड है, आपने पढ़ा भी है इसका डिजाइन। इसको आपने इस हेडिंग के अंदर पढ़ा था, मिनिमम डायमीटर ऑफ होल रिक्वायर्ड, मिनिमम डायमीटर ऑफ होल व्हिच कैन बी पंच्ड और ब्लैंक, मतलब पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन से कितना छोटे से छोटा होल आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सो माय डियर, आई एम कमिंग टू द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द डिजाइन क्राइटेरियाज। ये भी आपने शॉप में हो सकता है पढ़ा भी हो, तो मैंने आपसे पहले ही कहा ये थोड़ा सा शॉप का रिवीजन वाला ही टॉपिक है, पहले 3-4 डिजाइन क्राइटेरिया। अदरवाइज आप देख रहे हो नाम में डिजाइन है, तो ये है तो एमटी का पार्ट। अब आपको स्टोर में थोड़ा सा बताया गया हो तो ये अच्छी बात है, समझ गए? क्योंकि स्टोर में बताने से क्या होता है, थोड़ी फील आ जाती है कि स्टोर पढ़ क्यों रहे हो। सो माय डियर, फर्स्ट इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, देन सेकंड वन इज रिजिडिटी क्राइटेरिया। ओके माय डियर, तो इसको मैं समझा रहा हूं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कहा मेरे पास एक ये मेंबर है, और बल्कि इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखेंगे। मैंने आपसे कहा आपके पास एक कस्टमर आता है, आपके पास एक कस्टमर आता है, वो बोलता है कि भैया मेरे को एक बार बना के दो जो 500 न्यूटन का फोर्स झेल जाए और माइल्ड स्टील की बनी। एरिया आप डिसाइड कर लें, उसने आपको ऐसा बता दिया। तो आप बोलोगे ठीक है, आपने क्या किया, टेस्टिंग करनी शुरू की, 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, एरिया कुछ ए मान लेते हैं। आपने कहा भाई देखो मुझे इतना पता है कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस लेस देन इक्वल टू 1 की सिग्मा फेलियर से, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन सा डिजाइन है, सेफ डिजाइन।
तो हमें सेफ डिजाइन पढ़ना है, फेल नहीं पढ़ना। तो इवन फैक्टर सेफ्टी कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे सिग्मा डी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, आप ऐसे लिखोगे। और आप पता है सिग्मा इंड्यूस क्या होगी, फोर्स बटे एरिया, और सिग्मा परमिसिबल क्या होगी, आपको पता है, इट इज सिग्मा फेलियर बाय एन, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा फेलियर बाय एन। तो आपने क्या किया, पैरेलल में माइनस स्टील के लिए एक टेस्ट परफॉर्म कर दिया जिसको बोलते हैं टेंशन टेस्ट, जो इस दुनिया का या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन का इकलौता स्टैंडर्ड टेस्ट है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बोलूंगा, प्रोडक्शन में तो और भी परमेबिलिटी वगैरह के टेस्ट आ जाते हैं। तो भाई आपको पता लगा इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ SYT है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल तो यील्डिंग में फेल हो जाएगा, और अल्टीमेटली पता लग गई पर यूज हम यील्ड को ही करेंगे क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है। सो आप लिखोगे P by A is less than equals to SYT by M। ओके माय डियर, और यहां से आपको मिल जाएगा एरिया इज मोर देन इक्वल टू दिस। क्यों, ये आपको कहां से मिला, टेंशन टेस्ट से। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना रखना है। P is force, A is एरिया, आपको एरिया मिल गया, मान लेते हैं आ गया 200 mm स्क्वायर। तो अब अगर आप एरिया को 200 mm स्क्वायर से ज्यादा रखते हो तो आपका डिजाइन सेफ हो जाएगा, कौन से क्राइटेरिया से, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से। अब मैंने कहा आप कैलकुलेट करते हो डेल्टा इंड्यूस, वो आ जाता है PL अपॉन AE, और अगर डेल्टा इंड्यूस PL अपॉन AE आता है, आप इसको लेस देन करोगे डेल्टा परमिसिबल से, सो माय डियर यहां से फिर आप निकाल सकते हो एरिया शुड बी मोर देन इक्वल टू दिस, है ना। अब डेल्टा परमिसिबल इज द परमिसिबल डिफॉर्मेशंस, परमिसिबल डिफॉर्मेशन किस आधार पे होगी, जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरे पास एक बार है, इसके थोड़ी दूरी पर एक दूसरी बार है, और पहली और दूसरी बार के बीच में डेल्टा का गैप है। तो आपको पता है अगर पहली बार डेल्टा से ज्यादा एक्सपेंड हो गई तो दूसरी बार की जिंदगी खराब कर देगी, दूसरी बार के अंदर धंसने की कोशिश करेगी। तो आप हमेशा चाहोगे कि ये डेल्टा से कम रहे, तो डेल्टा परमिसिबल यहां पे क्या ले लोगे, लैम्डा, समझ गए। या फैक्टर सेफ्टी यूज नहीं होता रिजिडिटी क्राइटेरिया पे। तो यहां पे मान लो एरिया आ गया 250 mm स्क्वायर। सो माय डियर आप यहां पे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से सेफ रहोगे अगर एरिया 200 आ जाता है, रिजिडिटी से सेफ रहोगे अगर एरिया 250 आ जाता है। आप बोल रहे हो 200 से ऊपर कुछ भी हो चलेगा, या 250 से ऊपर कुछ भी हो चलेगा, दोनों को खुश रखना है तो आपको एरिया 250 से ऊपर लेना पड़ेगा, तो दोनों क्राइटेरिया खुश रहेंगे भैया। पहले ने कहा इतना एरिया और दूसरे का इतना, दोनों खुश करना, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर रख दो, 300 तो दोनों खुश, मतलब दोनों से मटेरियल सेफ रहेगा। तो दो क्राइटेरिया आपने सीखे, एक सेफ क्राइटेरिया, एक फेल क्राइटेरिया, सॉरी एक सेफ डिजाइन, एक फेल डिजाइन। हम मशीन डिजाइन में सिर्फ सेफ डिजाइन पढ़ेंगे, फेल डिजाइन हमारे सिलेबस मतलब मशीन डिजाइन का पार्ट नहीं है, वो मेटल फॉर्मिंग का पार्ट है जो आप पढ़ चुके हो प्रोडक्शन में। और इसी तरीके से यहाँ के जो दो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, हमारे काम का स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है, हम रिजिडिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे। अब बोलेंगे सर जब एक एक चीज पढ़ दी तो दो पढ़ा क्यों रहे हो इंटरव्यूज के लिए। मैं नहीं चाहता इंटरव्यूज पे आप चेहरा देख रहे हो उधर उधर, नहीं, आप इंटरव्यू की आंखों में आंख मिला करके आंसर दे रहे होने चाहिए और सिलेक्ट होने चाहिए। वो तभी होगा जब आप सारी चीजें ऐसे जानेंगे। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक लोड्स एंड देयर इफेक्ट्स। माय डियर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मशीन डिजाइन में हर टॉपिक पे 15-20 क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने उनको अलग अलग से पढ़ा रहा हूँ, जनरली लोग कंबाइंड पढ़ाते हैं, जनरली लोग एक चैप्टर में पढ़ाते हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट स्टैटिक कंबाइंड एंड फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। अब मैं तीनों को एक साथ कर दूंगा तो 20 क्वेश्चन बहुत आराम से करा ले जाऊंगा, बट हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो करके, और बाकी आप असाइनमेंट्स में देखें, क्योंकि मेरे को टाइप सारी कवर करनी है। तो 15-20 क्वेश्चन कराना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में 100 करा दूं, पर वो 100 क्वेश्चन एक ही टाइप के हो तो क्या फायदा, टाइप्स डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, द टारगेट इज टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ टाइप्स। ओके, डेफिनेटली एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन हो जाए तो बहुत है, और क्या चाहिए। सो माय डियर लोड एंड देयर इफेक्ट इज ओवर। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट अंडर स्टैटिक लोडिंग। चलिए देखते हैं हम।